हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का आज अपनी क्लास में कवर करेंगे। देखिए, आर्टिकल का टाइटल पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा, गाजा में होने वाले जेनोसाइड पे यानी नरसंहार पे लिखा हुआ है। आज का आर्टिकल बहुत आसान है पढ़ने में, परसों वाला मुश्किल था ना, आज वाला आर्टिकल ईजी है। इसलिए आज की क्लास में अपने ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मैक्सिमम आपको ग्रामर कॉन्सेप्ट्स कवर करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अपनी क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि रोज आप आधा घंटा रीडिंग को दें और रीड करते हुए ग्रामर, वोकैब और रीडिंग तीनों कॉम्प्रिहेंशन को, तीनों एस्पेक्ट्स को साथ में लेके चलें। हिंदी मीडियम वालों के लिए, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वालों के लिए क्लास बनाई जाती है। मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए क्लास के लास्ट में इस क्विज को भी आपको मेरे साथ सॉल्व करना है। चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं लेक्चर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे जेनोसाइड इन गाजा। गाजा आपको पता है पैलेस्टीन की एक टेरिटरी है। जेनोसाइड क्या होता है? देखिए, जेनो यानी नस्ल, साइड यानी हत्या। आज पूरे वन वर्ड्स नहीं करवाऊंगा साइड वाले, लेकिन आपको याद होंगे फ्रेट्रिसाइड, जेनोसाइड, मैट्रिसाइड, रेजिसाइड, है ना। साइड यानी हत्या, जेनो यानी नस्ल। अगर किसी नस्ल की आप हत्या करें, पूरी कम्युनिटी को, जाति को, बिरादरी को मारने की कोशिश करें, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको जेनोसाइड। हिंदी में इसको बोलते हैं नरसंहार। और इसके लिए एक वर्ड है, जरूर याद रखना है अपने को, POGROM, पोग्रोम। ठीक है, वन वर्ड है। चलिए, कह रहा है पोग्रोम चल रहा है गाजा के अंदर, नरसंहार हो रहा है इजराइल के द्वारा। टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया शुड स्पीक अप अगेंस्ट इजराइल्स एट्रोसिटीज। कह रहा है भारत को स्पीक अप करना चाहिए। अब ये क्या होता है स्पीक अप करना? देखिए, स्पीक का मतलब तो आपको पता ही है, आवाज देना, बोलना। अप का मतलब होता है ऊंचा। स्पीकअप का मतलब होता है आवाज को ऊंचा करना, आवाज को बुलंद करना। भारत को आवाज बुलंद करनी चाहिए। और किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। और इजराइल के खिलाफ नहीं, उसकी एट्रोसिटीज के खिलाफ। एट्रोसिटी होती है आपकी निर्दयता, क्रूएल्टी, बारबेरिटी, हैवानियत बोल सकते हो आप इसको हिंदी में। तो इजराइल की हैवानियत के खिलाफ भारत को जो है आवाज बुलंद करनी चाहिए। इंग्लिश को जितना लाइट वेट बना करके चलोगे ना, चीजों को लॉजिकली समझोगे, आसान लगेगी। जितना याद करोगे, रट्टे मारोगे, उतना भूलते हो। स्पीकअप करना मैंने आपको बताया, आवाज बुलंद करना, इसको रेज वंस वॉइस करना भी बोल सकते हैं। इंडिया बनेगा सब्जेक्ट और वो बन जाएगी इसकी शुड स्पीकअप। सब्जेक्ट वर्ब को मेरे साथ पकड़ते हुए चलना हर सेंटेंस का, ताकि आप उसका सर और पाम पकड़ सको। एट्रोसिटी आपने देख लिया, ये वर्ड परसों भी आया था। आपकी हैवानियत, क्रूरता या बारबेरिज्म को बोलते हैं। चलिए, अब इस आर्टिकल की मैं आपको वोकैब दिखाता हूं। बड़ा इजी आर्टिकल, बहुत ही इजी वोकैब, 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, काम आती है, तो जरूर से इसको एक लाइक और एक शेयर देना। इससे यूट्यूब को पता लगता है कि इस क्लास को दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @official YT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, UPSC हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कॉमेंट सेक्शन में गिवन है। वो कैप शीट है, कर दें इसको जूम इन थोड़ा सा। पहला वर्ड आपके लिए नया है, एशलॉन।
सुनने में देख, बोलो इसको, पहले स्पेलिंग बनाओ इसकी। एचेलॉन लिखा हुआ है, लिखा जाता है, बोला जाता है एशेलॉन। एशेलॉन होता है रैंक, लेवल या दर्जा किसी इंसान का किसी ऑर्गेनाइजेशन में या समाज में। ठीक है ना, किसी भी सिस्टम में आपका जो दर्जा है ना वो कहलाता है एशेलॉन। आप किस रैंक के आदमी हो। ही वर्कड हार्ड टू रीच द टॉप एशेलॉन ऑफ द कंपनी। उसने हार्डवर्क किया, मेहनत किया ताकि सबसे ऊंचे दर्जे पे पहुंच सके कंपनी के। ग्रेड पास या रंग भी बोल सकते हैं इसको, RUNG, ये वर्ड जरूर याद रखना। रंग, रंग का मतलब होता है सीढ़ी का वो पांव जिस पे आप रख के ऊपर जाते हो। चलिए अगला वर्ड अपने पास ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट बड़ा प्यारा वर्ड है क्योंकि स्पेलिंग देखो इसकी। ये वर्ड बताता है आपको किसी चीज को दिमाग में सोचना, फिर उसको प्लान करना और ऑर्गेनाइज करना। आपने सोचा कि मैं ये काम करूंगा, मैं एक परफॉर्मेंस दूंगा, गाना गाऊंगा, डांस करूंगा, तो ये जो पूरा परफॉर्मेंस आप दिमाग में पहले सोचते हो फिर करके दिखाते हो, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेट करना। द राइट्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द ऑपोजिशन। ये दंगे सोच करके करवाए गए थे, ऑर्केस्ट्रेट किए गए थे विपक्ष के द्वारा। मास्टरमाइंड करना, मैनेज करना इसके सिनोनिम्स हैं। वर्ड बहुत आसान है, आज ये आर्टिकल में आएगा। चलो अगला वर्ड है इनवेरिएबली। देखो इसको तोड़ो, ब्रेक करो इसको। वेरिएशन समझते हो आप? किसी काम को करने का दूसरा कोई तरीका होता है, उसका वेरिएशन। जैसे आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो तो आप हो सकता है सीधी रोड पकड़ लो, कोई एक्सप्रेस वे, हो सकता है कहीं घूम के आ जाओ किसी गांव से, ये एक वेरिएशन वाला रास्ता है। तो वेरिएबली अगर कोई चीज होती है तो वो अलग तरीके से होती है, और इनवेरिएबली चीज कैसी होगी? जिसमें कोई अलग तरीका नहीं हो, एक ही काम होना है और जो उसका कोई और वेरिएशन नहीं है। अब देखो इससे मीनिंग क्या निकला। जब कोई चीज हमेशा जैसी होती है वैसी ही होती है बिना किसी एक्सेप्शन या वेरिएशन के, वो कहलाती है इनवेरिएबली। मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। एन अटैक ऑन ताइवान विल इनवेरिएबली पुश एशिया टू अ डिस्ट्रक्टिव वॉर। एक अटैक अगर ताइवान पे हुआ तो वो बिना किसी वेरिएशन के, बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के पुश कर देगा पूरे एशिया को एक खूनी जंग की तरफ, डिस्ट्रक्टिव वॉर की तरफ। मतलब कोई और वेरिएशन नहीं है कि जंग होगी या नहीं होगी, अटैक होने के बाद जंग ही होनी है, ये तय है। चलिए श्योरली बोल सकते हो इसको आसान भाषा में, सर्टेनली बोल सकते हो, निश्चित तौर पे बोल सकते हो। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड अपने पास रोग, ROGUE। देखिए रोग और एक रफ वर्ड अंग्रेजी में, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। रोग एक ऐसा आदमी, एंटिटी होती है जो बहुत रफ हो, ईवल हो, डिसीटफुल हो यानी धोखेबाज हो, या मिशीवियस हो, बड़ी शरारती हो। कोई भी आदमी जो इस तरह का होता है ना, समझ गए ना आप, बदमाश टाइप का, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में रोग। टुडेज रोग लीडर्स मे एंड अप पुशिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर वॉर। आजकल के बदमाश नेता हो सकता है वो एंड अप करें या इस मुकाम पे पहुंचे। एंड अप करना यानी अपने कर्मों से किसी मुकाम पे पहुंचना। तो हो सकता है ये इस मुकाम पे पहुंचे कि वो पुश कर दें पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ। बदमाश को अंग्रेजी में क्रुक और रास्कल भी बोलते हैं। ये गाली होती है रास्कल, आपको पता होगा, स्कॉन्ड्रल और रास्कल, तो ये बदमाश के लिए। चलो ये वर्ड आएगा आज। लास्ट वर्ड है अपने पास स्प्लिंटर। ये भी 3-4 दिन पहले आया था। स्प्लिंटर मैंने आपको बताया था किसी चीज का छोटा सा टुकड़ा। एक पेन है ना आपके हाथ में, इसको तोड़ दो ऐसे लेके, अरे इसका सिक्का विक्का बाहर निकाल के इसकी शाही वाही सब फैला दो, तो ये जो छोटे हुए पीसीज होंगे इसके टुकड़े के, वो सारे छोटे टुकड़े कहलाएंगे अंग्रेजी में स्प्लिंटर। क्या ना, कोई ढक्कन है, कहीं पे पेन की कैप है, सब स्प्लिंटर्स हैं। और स्प्लिंटर के सिनोनिम्स हैं स्लीवर, फ्रैगमेंट, बिट और स्मिथरिन। स्मिथरिन नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। स्मिथरिन का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्मिथरिन वो वाले टुकड़े हैं जिनको अगर मिला दिया जाए तो फिर से पेन तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आपने घड़ा है मिट्टी का, उसको तोड़ दिया, अब वो सारे टुकड़े वहीं पड़े हैं, पर वो पूरा घड़ा बनाया जा सकता है उन टुकड़ों से, अगर उनको जोड़ दें तो सारे टुकड़े कहलाते हैं स्मिथरिन। स्मिथरिन वर्ड हमेशा प्लूरल में यूज होता है। मैंने एस लगाना भूल गया, यहाँ पे लगा दूंगा अगली क्लास में। द ग्लास ब्रोक एंड इट्स स्प्लिंटर्स और स्मिथरिन फ्लू एवरीवेयर। कांच टूट गया और इसके छोटे टुकड़े या स्मिथरिन जो थे हर तरफ फ्लू कर गए, यानी फैल गए, उड़ करके चले गए। चलिए 4-5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। ये वोकैब शीट आपको टेलीग्राम से मिलेगी, पता है आपको, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लिया करो। चलो वो आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो गाजा में जेनोसाइड पे कम से कम 4-5 बार ज़्यादा ही हो चुके होंगे, आर्टिकल्स अपने कवर कर चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ नया होता है। इस बार ये हुआ है कि यूएन की एक कमीशन थी इंक्वायरी की, उसने कंक्लूसिवली ये चीज़ पे डिसाइड किया है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार ने सिस्टमैटिक तरीके से नरसंहार करने की कोशिश की है गाजा में। हमास को बहाना बना करके इस तरीके से अपने ऑपरेशंस किए हैं कि जिससे गाजा के लोगों को
है ना, वहां से रिमूव कर सके, हटा सके, मार सके, जान उनकी ले सके। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत भी इजराइल के कर्मों के खिलाफ, एक्शंस के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करे इजराइल को इस जंग से दूर करने के लिए। यूरोप ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ हो चुका है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। आज की टोन है कंडेमनरी, कंडेमनेशन करना यानी किसी को, समझते हैं ना, बुरे से किसी को क्रिटिसाइज करना। चलिए अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है द यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी आफ्टर अ मल्टी ईयर इन्वेस्टिगेशन हैज कंक्लूडेड दैट इजरायली अथॉरिटीज हैव कमिटेड जेनोसाइड इन गाजा। कह रहा है अमेरिका, यूएन की या यूनाइटेड नेशंस की एक कमीशन है और इसका नाम है कमीशन ऑफ इंक्वायरी। कह रहा है इसने एक मल्टी ईयर इन्वेस्टिगेशन के बाद, कई सालों की जांच के बाद ये कंक्लूड किया है, ये कंक्लूजन निकाला है, निष्कर्ष निकाला है दैट वो ये कि इजराइल की जो अथॉरिटीज हैं, इजराइल के जो, समझ गए ना, सरकार है, उसने कमिट किया है या अंजाम दिया है एक जिनोसाइड को, पोग्राम को, नरसंहार को गाजा में। तो ये वॉर ऑलमोस्ट 2 साल से चल रही है। अक्टूबर 22 का अटैक था, 23 का अटैक था, 25 आ गया। तो 2 साल की इंक्वायरी के बाद में इन्होंने बताया कि पूरा सिस्टमेटिक तरीके से नरसंहार करने की कोशिश हुई है। चलिए, यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी की वर्ब है हैज कंक्लूडेड, परफेक्ट टेंस लगाया गया है। इजरायली अथॉरिटीज की वर्ब है हैव कमिटेड, अगेन परफेक्ट टेंस लगाया गया है। कमिट करना, किसी काम को अंजाम देना। कमिट करने के लिए एक और अच्छा फ्रेजल वर्ब अंग्रेजी में कैरी आउट। आज के आर्टिकल में बार बार ये फ्रेजल वर्ब आएगा, ठीक है, कमिट करना, अंजाम देना। चलो और क्या हुआ। कह रहे द फाइंडिंग इज हार्डली सरप्राइजिंग। ये फाइंडिंग जो है हार्डली ही सरप्राइजिंग है। अब ये क्या होता है हार्डली? हार्डली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, और सरप्राइजिंग मतलब होता है जो आपको सरप्राइज करे, हैरान करे। तो ये फाइंडिंग, ये निष्कर्ष जो है ना के बराबर ही सरप्राइजिंग हमें लगता है, इसमें कोई हैरानी हमें नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एज लगा के बता रहे। एज द वर्ल्ड्स लीडिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग 2 इजरायली ग्रुप्स एंड जेनोसाइड स्कॉलर्स हैड ऑलरेडी अक्यूज्ड Israel of committing what is one of the greatest crimes in international law। तो ये सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है भाई साहब क्योंकि दुनिया की जो सबसे आगे की लीडिंग राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें शामिल हैं 2 इजराइल के खुद के ग्रुप और ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो जेनोसाइड्स को पकड़ते हैं, जेनोसाइड्स के ऊपर स्टडी करते हैं। कह रहा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ने ना ऑलरेडी ही अक्यूज कर दिया था, आरोप लगा दिया था इजराइल पे कि वो कमिट कर चुका है या अंजाम दे चुका है एक ऐसी चीज को, वट्स, जो है दुनिया की सबसे ग्रेवेस्ट क्राइम्स में से, सबसे संजीदा गुनाहों में से एक क्राइम इंटरनेशनल लॉ में, अंतरराष्ट्रीय कानून में। स्ट्रक्चर बहुत प्यारी है, सेंटेंस का मीनिंग आपने निकाल लिया। अब स्ट्रक्चर दिखाता हूं। फाइंडिंग यानी निष्कर्ष, फाइंडिंग की वर्ब है इज सरप्राइजिंग। हार्डली यानी ना के बराबर, एक एडवर्ब है, बड़ी मुश्किल से या ना के बराबर। सरप्राइजिंग एक एडजेक्टिव है, सरप्राइजिंग का मतलब होता है जो आपको हैरान करे। राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है, हैड अक्यूज्ड इनकी वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये काम पास्ट में हो चुका था। चलिए, व्हाट जब भी बीच में आ जाए, एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करे, तो इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज। आई टोल्ड यू व्हाट यू वांटेड टू नो, मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम जानना चाहते थे। समझ पा रहे हो? व्हाट जब भी बीच में आ जाए इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज। बाकी अब बेसिक्स करोगे वहां ये सिखाया हुआ आपको, प्लेलिस्ट आपको मैंने बता रखी है ना। व्हाट की वर्ब है। अब 1-2 कॉन्सेप्ट देख लो आप प्यारे से ग्रामर के। पहला कॉन्सेप्ट तो बड़ा इजी सा है, वन ऑफ। देखिए, वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, में से एक। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, अगर आपका एक ही दोस्त है तो आप कभी ये बोल पाओगे मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है राम? अगर आपका एक ही दोस्त है, दुनिया में एक ही दोस्त है, तो आप बोल पाओगे कि मेरे सभी दोस्तों में से एक दोस्त है राम? बड़ी बेवकूफी वाली बात हो जाएगी ना। जब भी आप में से एक बोलते हो या वन ऑफ बोलते हो तो आपके पास मल्टीपल वो चीजें होनी चाहिए। मेरी सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से पसंद अच्छी जो है एक गाड़ी है ये वाली, सबसे अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त है राम।
तो गाड़ियों, दोस्तों, ऐसे आपको एक प्लूरल नाउन चाहिए होता है वन ऑफ के बाद। तो यहां पे आपने क्राइम्स लिखा है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अगर मैं क्राइम लिख दूंगा तो फिर एक ही क्राइम बचेगा और उसमें से एक मैं कैसे निकालूंगा? तो पहला कॉन्सेप्ट, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो। समझ में आ गया लॉजिकली? चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो। किसी को आरोप लगाना, अक्यूज करना, और किस चीज के लिए? किसी क्राइम के लिए। मान लीजिए जॉन नाम का एक लड़का है, उसको मर्डर के लिए आरोप लगाना है, तो आप उसको अक्यूज वर्ब कैसे यूज करके लिखोगे? आप अक्यूज जॉन लिखोगे ऑफ मर्डर। अक्यूज वर्ब हमेशा अपने बाद में ऑफ लेती है। मर्डर का आरोप है ना जॉन पे, तो अक्यूज लिखो। आई अक्यूज किसको कर रहा? जॉन को किया, और किस चीज के लिए? मर्डर के लिए किया, तो ऑफ मर्डर। अब वैसे ही चार्ज वर्ब भी किसी पे आरोप लगाती है, तो चार्ज के साथ में लगता है विद, ब्लेम के साथ में लगता है फॉर। यू ब्लेम जॉन फॉर मर्डर। फिर एक वर्ब है अंग्रेजी में कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है किसी का आरोप प्रूव होना। आपने किसी को दोषी मान लिया है ना कोर्ट में उसको, तो यू कॉन्विक्ट समवन ऑफ समथिंग। आपने जॉन को मर्डर का आरोपी मान लिया, यू कॉन्विक्ट जॉन ऑफ मर्डर। अक्विट कॉन्विट का बिल्कुल उल्टा होता है। एक्विट और एक्सोनरेट, इन दोनों का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। तो एक्विट के बाद में भी ऑफ लगता है, एक्सोनरेट के बाद में ऑफ और फ्रॉम दोनों का इस्तेमाल होता है। तो कहानी सी बता करके समझा रहा हूं, ये सारे फिक्स प्रेपोजिशन याद रखना। किसी पे आरोप लगाना हो चार्ज, ब्लेम और अक्यूज से, किसी को दोषी करार करना हो कॉन्विक्ट से, किसी को बाइज्जत बरी करना हो एक्विट और एक्सोनरेट से, प्रेपोजिशन इन सब की फिक्स्ड है। चलिए बढ़े आगे। ऑफ फ्रॉम में से फ्रॉम को प्रेफर किया जाता है, ऑफ भी सही होता है इस केस में एक्सोनरेट के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है येट द फाइंडिंग वुड लेंड वेट टू सच रिपोर्ट्स एंड रेजोनेट बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज हियरिंग जेनोसाइडल चार्जेस अगेंस्ट इजराइल। तो पहले से आरोप लग चुके हैं इजराइल पे, कह रहा है फिर भी ये जो फाइंडिंग आई है अब नहीं, ये लैंड वेट करेगी, थोड़ा वजन देगी। लैंड मतलब देना, वेट यानी वजन। और किसको? इन सारी रिपोर्ट्स को। और ये रेजोनेट करेगी, गूंजेगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने। और ये वही जस्टिस की कोर्ट है जो सुन रही है, सुनवाई कर रही है, हेयर कर रही है नरसंहार के आरोपों का इजराइल के खिलाफ। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने भी, जो कि ऑलरेडी इशू कर चुका है एक अरेस्ट वारंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ। तो ये फाइंडिंग जो है ना, इस तरीके से पुरानी वाली फाइंडिंग्स में वजन डालने का काम करेगी। पता तो हमें है ही नेतन्याहू ने क्या किया है ना। चलिए, फाइंडिंग की वर्ब है वुड लेंड। लेंड वेट करना, लेंड मतलब देना, वेट मतलब वजन। किसी चीज को वजन डालोगे तो यानी वो चीज वजनदार होगी। लेंड वेट करना किसी चीज को, समझ गए ना, प्रभाव देना। दूसरी वर्ब है फाइंडिंग की वुड रेजोनेट। रेजोनेट का मतलब होता है गूंजना, आवाज गूंजती है ना कमरे में। चलिए, कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए आया है विच, विच की वर्ब है इज हियरिंग। और यहां भी क्रिमिनल कोर्ट के लिए आया है विच, विच की वर्ब है हैज इशूड। चलो अब मैं कुछ वोकैब फ्रेजेस करवाता हूं आपको। देखिए, 3 वर्ड्स अंग्रेजी में लैंड, बोरो और ओ, और मुझे पता है आप में से 70-80% को कंफ्यूजन होगी इनमें। एक बार खुद से पूछो इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। देखिए, लैंड का मतलब होता है उधार देना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है देनदार होना। जब आप किसी से बोरो करते हो ना, तो उसके देनदार हो जाते हो। लैंड के साथ में टू लगा के बताओ, जिसको उधार दिया। बोरो के साथ में फ्रॉम लगा के बताओ, जिससे उधार लिया। और जिसकी देनदारी है उसको भी टू लगा के बताया जाता है। आई ओ 500 रुपीज टू यू। मैं देनदार हूं 500 रुपए का आपके लिए। तो ये तीनों को दिमाग में बैठा लो। अब देखो, इनसे फ्रेज बनते हैं अंग्रेजी में उधार लेने, उधार देने से। अगर आप किसी चीज को लैंड वेट दे रहे हो तो यानी वजन उधार दे रहे हो, यानी उस चीज के अंदर वजन डाल रहे हो, वजनदार बनाना। टू मेक समथिंग मोर इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, इनफ्लुएंट क्या कर दिया मैंने, फ्लुएंशियल। चलो, लैंड एन ईयर,
किसी को कान उधार दिया यानी उसकी बात सुनी। टू हीड समवन, किसी की बात सुनने को अंग्रेजी में बोलते हैं हीड करना, ये एक वर्ब है। तो लैंड एन ईयर। लैंड अ हैंड, किसी को एक हाथ उधार दिया। अब इसका मतलब क्या है? टू हेल्प समवन, हाथ उधार दिया मतलब उसके लिए काम करोगे, मदद करोगे उसकी। चलो, लैंड क्रेडेंस क्या होता है? देखिए, क्रीड का मतलब होता है अंग्रेजी में क्रेड का भरोसा, क्रीडेंस का मतलब होता है भरोसेमंदी। अगर आपने किसी चीज को लैंड क्रेडेंस किया है, टू मेक समवन समवन बिलीवेबल। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि यार मैंने भूत देखा, आप मेरी बात नहीं मानो, इतनी देर में दोस्त आकर के आपका तीसरा बोल दे यार बाहर भूत खड़ा है, तो उस आदमी ने मेरी बात को लैंड क्रेडेंस किया है, बिलीवेबल यानी भरोसेमंद बना दिया है, उसने मेरी बात को सपोर्ट किया है। चल, बोरो टाइम, बोरो का मतलब उधार लेना, टाइम का मतलब होता है वक्त। अगर आप वक्त उधार ले रहे हो ना, तो कोई एक ऐसा काम है जो आपको कर लेना चाहिए लेकिन उसको टाल रहे हो। टू डिले द इनएविटेबल, जो होना ही होना है, करना ही करना है, लेकिन टाले जा रहे हो, बोरो कर रहे हो टाइम को। और बोरो ट्रबल करना क्या होता है? मुफ्त में उधार में ट्रबल लेना। चलो, इसको खुद से नेट पे सर्च करो, याद रहेगी आपको। ठीक है, पहले बनाने की कोशिश करो, फिर नेट से सर्च करो, कुछ चीजें दिमाग में खुद पढ़ने से आती हैं। कह रहा जी येट, ये तो हो गया ना लैंड। कह रहा द यूएन कमीशन फाउंड रीजनेबल ग्राउंड्स टू कंक्लूड दैट 4 of the 5 genocidal acts, killing members of a community, serious bodily and mental harm, actions aimed at destroying the group and preventing births, have been carried out since the war began following Hamas's October 7, 2023 attack. देखो, ऐसे लंबे सेंटेंस जब भी मिले और जिसमें 2 डैश लगे हों, तो क्या करना होता है? दोनों डैश के बीच का छोड़ दो, पढ़ो ही मत, बाकी सेंटेंस पढ़ लो। कह रहा है ये जो कमीशन थी इंक्वायरी, इसने ऐसा पाया, बहुत ही लॉजिकल या रीजनेबल ग्राउंड्स को, आधार को, ग्राउंड क्या होता है? आधार। इस चीज को कंक्लूड करने का या इस निष्कर्ष पे आने का कि 5 में से 4 एक्ट हुए हैं, 4 out of 5 जेनोसाइडल एक्ट्स। अब ये कौन कौन से हैं बीच में लिखे हुए हैं, छोड़ दो, बाद में पढ़ना। कह रहे 5 में से 4 एक्ट जो हैं वो कैरिड आउट हुए हैं या अंजाम दिए गए हैं जब से वॉर शुरू हुई। और कब से हुई? बाद में या फॉलोइंग या आफ्टर हमास के 7 अक्टूबर 23 के अटैक के। तो 5 तरीके से जेनोसाइड होती है, जिनमें से 4 तरीके इजराइल ने इस बार आजमाए हैं। चलिए, कमीशन की वर्ब है फाउंड, 4 जेनोसाइडल एक्ट्स की वर्ब है हैव बीन कैरिड आउट। कैरी आउट करना, अंजाम देना, ऊपर आप देख चुके हो, कमिट करना। चलो, वॉर की वर्ब है बिगिन। अब वो कौन कौन से 4 काम किए हैं भाई? पहला काम है किलिंग मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, किसी बिरादरी के लोगों को मारना। दूसरा है सीरियस बॉडीली एंड मेंटल हार्म, शारीरिक और मानसिक हार्म पहुंचाना सीरियस तरीके से। तीसरा है एक्शन एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग द ग्रुप, ऐसे एक्शंस लेना जिनका एम बना हो कि किसी ग्रुप को डिस्ट्रॉय करें, एक आदमी को नहीं, उसके पूरे ग्रुप को डिस्ट्रॉय करें। और चौथा क्या है? प्रिवेंटिंग बर्ड्स को प्रिवेंट करना, कुछ ऐसा कर देना कि लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें। तो ये 4 काम तो इजराइल ने नरसंहार के किए हैं। कह रहा है इजराइल विच डिनाइज एलिगेशंस ऑफ जेनोसाइड एंड वॉर क्राइम्स हैज किल्ड एट लीस्ट 65,000 Palestinians in Gaza in 23 months, many of them women and children. कह रहा है फिर इजराइल की अगर बात सुने, वो इजराइल जो डिनाई करता है, मना करता है एलिगेशंस को, आरोपों को, जिनोसाइड के या नरसंहार के और वॉर क्राइम्स के यानी युद्ध के अंदर गुनाहों के। कह रहा है वो इजराइल किल कर चुका है कम से कम 65,000 पैलेस्टीनियन को गाजा के अंदर पिछले 23 महीनों में, ज्यादातर जिनमें औरतें थी और बच्चे थे। चलिए, इजराइल बन गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है जी इसकी? हैज किल्ड। मैच करते जाओ भाई साथ साथ। ठीक है, इजराइल की वर्ब है हैज किल्ड, विच की वर्ब है डिनाइज। और कुछ देखने वाला इसमें नहीं है। कह रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज एट्रोसिटी क्राइम्स लाइज विद द इजरायली अथॉरिटीज एट द हाईएस्ट एशलॉन्स। कह रहे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी जो है इन सारे एट्रोसिटी क्राइम्स की या इन सारे बर्बरता भरे, हवानियत भरे गुनाहों की,
वो लाई करती है या रखी जाती है इजराइल की अथॉरिटीज के साथ में सबसे हाईएस्ट एशलॉन्स पे, सबसे ऊपर के रैंक्स पे। हु हैव ऑर्केस्ट्रेटेड अ जेनोसाइडल कैंपेन, ये वो एशलॉन्स हैं, वो ऊपर के रैंक के लोग हैं जिन्होंने मास्टरमाइंड किया, प्लान करके कैरी आउट किया, ऑर्केस्ट्रेट किया एक जिनोसाइडल कैंपेन को या नरसंहार के अभियान को। और क्यों किया? विद द स्पेसिफिक इंटेंट टू डिस्ट्रॉय द पैलेस्टीनियन ग्रुप इन गाजा, इस खास इंटेंट के साथ किया, इरादे के साथ किया कि डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे पैलेस्टीनियन लोगों को, उनके ग्रुप को गाजा में। अब देखो ये पूरी बात किसी ने कही है, ये कोट से अनकोट के बीच में पूरी बात लिखी गई है। किसने कही है? सेज द पैनल्स लीडर नवी पिल्लाई। इस पैनल की जो लीडर हैं नवी पिल्लाई मैडम, इन्होंने ये बात कही है। नवी पिल्लाई एक मशहूर, देखना आप, पर्सनैलिटी हैं, जज भी हैं ये साउथ अफ्रीका के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की भी जज रही हैं और इंडियन ओरिजिन की हैं। इनको यूएन के अंदर इस इंक्वायरी का मेंबर बनाया गया था, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की। रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओवर लाइज, हु की ओवर ऑर्केस्ट्रेटेड, एशलोन आपने देख लिया, ऑर्केस्ट्रेट करना, किसी मामले को सोचना और फिर अंजाम देना, पूरा प्लान करके। चलो जी नेक्स्ट पैराग्राफ, आधा आर्टिकल हो चुका है। कह रहा है इट इज ट्रेजिकली आयरॉनिक दैट इजराइल, अ नेशन बिल्ट बाय द सर्वाइवर्स ऑफ शोआ, इज कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। कह रहा है ये बात ट्रेजिक तरीके से आयरॉनिक है। आयरॉनिक आप समझते हैं जिसमें आयरनी हो, सरकाजम हो, विरोधाभास हो। ट्रेजिक यानी जिसमें ट्रेजिडी हो। कह रहा है बहुत दुखद तरीके से, ट्रेजिडी वाले तरीके से ये विरोधाभास भरी बात है, आयरॉनिक है कि इजराइल नाम का देश, एक देश जो बना हुआ है उन सर्वाइवर्स के द्वारा जो शोआ से बच गए थे, कह रहा है वो देश कमिट कर रहा है खुद ही नरसंहार को पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। अब ये शोआ क्या है? 1940 से 45 के बीच में हिटलर ने 50 लाख इजरायलियों को मारा था। सुना होगा आपने, हॉलोकॉस्ट बोलते हैं उसको, पोग्रोम बोलते हैं, उसके लिए वर्ड है शोआ। तो कह रहा है बड़ी दुखद बात है कि यही इजराइल जो खुद मार के बच के निकला हिटलर से, आज वही काम वो पैलेस्टीनियंस के साथ में कर रहा है। चलो, इट की वर्ब है इज, इजराइल की वर्ब है इज कमिटिंग। कह रहा है जी ऑन द डे द यूएन कमीशन released its reports, Israel launched yet another ground offensive in the famine-stricken Gaza city. कह रहा है उस दिन, ऑन द डे, जिस दिन यूएन की कमीशन ने रिलीज किया था अपनी रिपोर्ट को, उसी दिन हुआ पता क्या? इजराइल ने लॉन्च कर दिया येट अनदर, एक और, येट अनदर यानी एक और ग्राउंड ऑफेंसिव या जमीनी हमला। और कहां पे? फेमाइन से स्ट्रिकन या अकाल की चोट खाई हुई गाजा सिटी में। चलिए, इजराइल की वर्ब है लॉन्च्ड, येट अनदर मैंने आपको बता दिया फिर एक बार, मोदी सरकार। ऑफेंसिव का मतलब होता है हमला, है ना, अटैक। चलो, फेमाइन स्ट्रिकन क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको। आज ग्रामर पे अपना खूब जोर है। देखो, अंग्रेजी में आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना, एडजेक्टिव काम करती है। वो थर्ड फॉर्म भी बन जाती है परफेक्ट टेंस में, पैसिव के अंदर, है ना, और वो एडजेक्टिव भी बन जाती है। जैसे ब्रेक वर्ब है, ब्रेक का मतलब होता है टूटना या तोड़ना, तो ब्रेक सेकंड फॉर्म ब्रोक, एक सेकंड ना लिखता हूं, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब ये जो V3 है ना, ये एडजेक्टिव भी है। ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, लेकिन ये जो फॉर्मूला है V3 का एडजेक्टिव बनने का, ये अंग्रेजी में कुछ वर्ब्स पे लागू नहीं होता, और वो वर्ब्स की लिस्ट आपके सामने है, ये नीचे पूरी लिखी हुई है। इन वर्ब्स की एडजेक्टिव वाली फॉर्म जो है ना, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म से अलग होती है। जैसे संक का मतलब सिंक यानी डूबना, थर्ड फॉर्म है संक, लेकिन डूबे हुए को अंग्रेजी में संक नहीं बोलते, संकन बोलते हैं। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, थर्ड फॉर्म है श्रंक, लेकिन सिकुड़ी हुई चीज को अंग्रेजी में श्रंकन बोलते हैं। वैसे ही स्ट्राइक का मतलब होता है मारना, थर्ड फॉर्म है स्ट्रक, लेकिन मार खाई हुई चीज को अंग्रेजी में स्ट्रिकन बोलते हैं। गॉट का मतलब है पाना, और पाई हुई चीज को गॉटन। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना या पिघलाना, पिघली हुई चीज को मॉल्टन। शेव का मतलब आप समझते हैं, शेवन यानी शेव किया हुआ, प्रूवन यानी साबित हुआ हुआ। शॉन का मतलब होता है छटा हुआ, कटा छटा होता है ना, जैसे झाड़ी को या किसी जो है भेड़ की ऊन काटते हो, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं शेयर करना। झाड़ी वाड़ी को काट के छोटा करते हो, शेयर करना,
तो जो कटा छटा हो उसको शॉन बोलते हैं। बड़ी खलूसियत से डिटेल में करवा रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट्स, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अब इस पे बनते हैं कुछ क्वेश्चंस, फटाफट देखते हैं। द ग्लेशियर हैज मेल्ट या मोल्टन कंप्लीटली। द ग्लेशियर थ्रेटन द विलेज। देखो फर्स्ट केस में ग्लेशियर जो है वो पिघल चुका है पूरे तरीके से। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना या पिघलाना, तो ग्लेशियर तो खुद ही पिघलेगा बेचारा, ये क्या पिघलाएगा किसी को। तो हैज, मेल्ट या मोल्टन। हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, चुपचाप मेल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो जो होती है मेल्टेड। ठीक है ना, मेल्ट की थर्ड फॉर्म मेल्टेड होती है, क्योंकि समझ रहे हो ना, V3 का अपने को यहां पे यूज करना है। तो ग्लेशियर हैज मेल्टेड कंप्लीटली। लेकिन सेकंड केस में मैं कहना चाह रहा हूं कि पिघला हुआ ग्लेशियर वो पूरे विलेज को थ्रेटन करता है। मेल्ट और मोल्टन में से मुझे यहां पे एक फॉर्म को चूज करना है सेकंड वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो क्या चूज करूं? यहां पे ग्लेशियर खुद पिघला हुआ है भाई साहब, यहां वर्ब नहीं एडजेक्टिव चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेल्ट की मेल्टेड होती है, लेकिन ये बेचारी एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकती। पिघला हुआ ग्लेशियर यानी मोल्टन जो है ग्लेशियर, तो यहां पे मेल्टेड नहीं आएगा, यहां लिखोगे मोल्टन। वैसे ही द संक या संकन आइस हैज मोल्टन इनटू वाटर। डूबी हुई आइस ने जो है पानी में वो डूब चुकी है। क्या लिख दिया है मैंने? ये सेंटेंस में मैंने दो गलतियां कर दी, छोड़ो उसको, निकाल दो। थर्ड सेंटेंस देखो, द बार्बर हैड शेड या शेवन हिज फेस वेरी स्मूथली। बार्बर ने उसका फेस जो है बहुत स्मूथ तरीके से शेव कर दिया था। अब मुझे बताओ यहां पे शेव लिखे या शेवन लिखे? देखिए V3 चाहिए, हेड के बाद लगती है शेव, वर्ब की V3 होती है शेव्ड। वर्ब लगाओ, एडजेक्टिव मत लगाओ। शेवन की यहां पे जरूरत नहीं है, यहां लिखो हैड शेव्ड। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं खुद से ट्राई देने के लिए, क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं है। अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट्स में डालो। द एविडेंस हैज बीन प्रूव्ड या प्रूवन इन कोर्ट। ये एविडेंस जो है साबित हो चुकी है कोर्ट में। अब मुझे खुद बता रहा हूं मैं आपको, साबित हो चुकी है। वर्ब का इस्तेमाल करो दोनों में से सही वाले वर्ड को चूज करके। चलिए बढ़े आगे। इसीलिए यहां पे फेमाइन स्ट्रिकन लिखा था। ये ऐसी सिटी है जो फेमाइन से स्ट्रिकन है, फेमाइन की चोट खा चुकी है। चलो, कह रहा है इजराइल्स रिस्पॉन्सेस टू रिपोर्ट्स ऑफ वॉर क्राइम्स एंड मास किलिंग्स हैव इनवेरिएबली बीन फर्दर एस्केलेशंस, किलिंग्स एंड डिस्प्लेसिंग इवन मोर पैलेस्टीनियंस। कह रहा है अगर इजराइल का रिस्पॉन्स देखें ना इन सारी रिपोर्ट्स के लिए जो है वॉर क्राइम्स की और मास किलिंग्स की, उनका इनवेरिएबली या बिना किसी एक्सेप्शन के या निश्चित तौर पे वो रहा है रिस्पॉन्स, और आगे एस्केलेशन या फिर हत्याएं या फिर डिस्प्लेस करना, हटा देना ज्यादातर और भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस को। तो इजराइल जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आती है ना तो और हमला बढ़ा देता है गाजा पे। रिस्पॉन्सेज की वर्ब है हैव बीन, इनवेरिएबली यानी हमेशा ही, ऑलवेज है ना, सर्टेनली निश्चित तौर पे। एस्केलेशन का मतलब होता है मामले को और इंटेंसिफाई करना। डिस्प्लेस करना, किसी को अपने प्लेस से, जगह से हटाना। कह रहा है द वॉर प्रोलॉन्ग्ड बाय मिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल हैज लेफ्ट अ स्टेन ऑन इजराइल्स नेशनल कंपस एंड डीपन्ड इट्स ग्लोबल आइसोलेशन। ये जो वॉर है ना जो प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबी खिंची हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव। ये वॉर जो खिंची गई है लंबी नेतन्याहू के द्वारा अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, सियासी सर्वाइवल के लिए, इस वॉर ने छोड़ दिया है एक स्टेन या धब्बा इजराइल के नेशनल कंपस पे, उनके राष्ट्रीय अंतरात्मा पे, ऐसा समझ लो। और इसने डीपन कर दिया है या गहरा दिया है और डीप बना दिया है इसके ग्लोबल आइसोलेशन को, पूरी दुनिया में इसके अलग थलग हो जाने को। चलिए, वॉर की दो वर्ब्स हैं। वॉर की पहली है हैज लेफ्ट, दूसरी है हैज डीपन्ड। स्टेन यानी धब्बा। कह रहा है इन द वीक्स अहेड फ्रांस, द यूके एंड सेवरल अदर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन सोवरेनिटी। कह रहा है आने वाले कुछ हफ्तों में, वीक्स अहेड में, फ्रांस भी है, यूके भी है और दूसरी कई कंट्रीज भी हैं यूरोप की, उनसे ये आशा है कि वो रिकॉग्नाइज करेंगी, पहचान लेंगी पैलेस्टीन की सोवरेनिटी को या उसकी आज़ादी को। अभी तक ये कंट्री पैलेस्टीन को एक कंट्री नहीं मानती हैं, फ्रांस वगैरह और यूके। अगले कुछ हफ्तों में इजराइल से खींच करके ये सभी पैलेस्टीन को एक देश का दर्जा देने वाले हैं। वाइल द यूरोपियन कमीशन हैज प्रपोज्ड
to suspend trade concessions with Israel and sanction extremist ministers। और जबकि यूरोप कमीशन जो है ईसी, उसने प्रपोज किया है कि सस्पेंड करें ट्रेड के सारे कंसेशन या व्यापार में दिए जाने वाली सारी रियायतें इजराइल के साथ, और सैंक्शन करें या प्रतिबंध लगाएं वहां के कई एक्सट्रीमिस्ट मिनिस्टर्स पे, मरने मारने पे उतारू जो वहां के कई नेता है। एक्सट्रीमिस्ट वही होता है ना, जो एक्सट्रीम पे चला जाए, नेतन्याहू के टाइप, जो भी इजराइल की जो हाई कमांड के अंदर जो लोग हैं जो इस वॉर को हवा दे रहे हैं। चलिए, वीक्स अहेड में ही होगा। फ्रांस, यूके और दूसरी कंट्रीज की एक्सपेक्टेड वर्ब है आर एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया है, हैज प्रपोज्ड, एक्टिव वॉइस लगा के। कंसेशन होता है छूट या रियायतें जो इजराइल को मिली होंगी ट्रेड में। कह रहा है येट इजराइल शील्डेड बाय द यूएस शोज लिटिल कंसर्न। कह रहा है फिर भी जो इजराइल है ना, और वो इजराइल जो शील्डेड है, गार्डेड है अमेरिका के द्वारा, जिसकी सुरक्षा में अमेरिका खड़ा रहता है, वो दिखाता है ना के बराबर चिंता को या कंसर्न को। इजराइल को फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए, इजराइल की वर्ब है शोज, लिटिल यानी ना के बराबर, शील्डेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इजराइल के बारे में एडजेक्टिव एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज अनलाइकली टू टर्न अप द हीट ऑन इट्स क्लोजेस्ट अलाय। ट्रम्प का जो प्रशासन है वो भी बड़ा अनलाइकली है, बड़ा असंभावित है कि वो टर्न अप द हीट करे। देखिए, टर्न अप द हीट करना यानी किसी के ऊपर प्रेशर डालना, उसको किसी काम से रोकना, है ना, उसके ऊपर, समझ गए ना। तो ट्रम्प भी बहुत अनलाइकली है कि वो बहुत प्रेशर डालेंगे अपने सबसे नजदीकी दोस्त पे, क्लोजेस्ट अलाई पे या इजराइल पे। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प की वर्ब है इज, टर्न अप द हीट आपने देख लिया, प्रेशर करने को बोलते हैं। कह रहे हैं बट यूरोप शुड स्टार्ट ट्रीटिंग इजराइल एज व्हाट इट हैज बिकम। कह रहे लेकिन यूरोप को शुरू कर देना चाहिए इजराइल को ट्रीट करना या इजराइल से सलूक करना उस तरीके से एज जो चीज वट ये बन चुका है। और क्या बन चुका है इजराइल? डैश लगा करके इजराइल के बारे में एक लव लेटर लिखा है इसने। कह रहा है इजराइल कुछ नहीं बन चुका, इजराइल बन गया है एक रोग स्टेट, एक बदमाश देश विद जिनोसाइडल इंटेंट एंड एक्शंस, जिसके इंटेंट और एक्शन जो है नरसंहार से प्रेरित है, जेनोसाइडल है। तो यूरोप को भी अब इजराइल को ऐसे ही देखना चाहिए, बर्ताव उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। चलिए, यूरोप की वो है शुड स्टार्ट, ट्रीट करना, बर्ताव करना। वट मैंने आप बताया था जब भी बीच में आए तो उसका मतलब होता है एक ऐसी चीज। आई टोल्ड यू वट यू वॉन्ट, मैंने तुम्हें बता दिया जो तुम्हें चाहते हो। तो यूरोप को भी ट्रीट करना चाहिए इजराइल को एज वट इट हैज बिकम, जो चीज ये बन चुका है। इट इजराइल के लिए आया, हैज बिकम इसकी वर्ब है। रोग आपने देख लिया था, अनलॉफुल रिबेलियस, बदमाश के लिए यूज होता है। कह रहा है इंडिया once a champion of the Palestinian cause has so far refrained from directly criticizing the Jewish nation। कह रहा है भारत की अगर बात करें जो कभी एक चैंपियन होता था पैलेस्टीनियन के कॉज का, चैंपियन का मतलब होता है सबसे स्ट्रॉन्ग समर्थक, प्रमोटर। कह रहे भारत जो कभी कभी पैलेस्टीनियन लोगों के कॉज का सबसे बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, अभी तक उसने रिफ्रेन फ्रॉम किया है या परहेज किया है सीधे सीधे क्रिटिसाइज करने से जूइश नेशन को, इजराइल नाम के इस देश को। चलिए, रिफ्रेन फ्रॉम करना, एब्सटेन फ्रॉम करना, परहेज करना, इंडिया की वर्ब है हैज रिफ्रेंड। कह रहा बट इट शुड रियलाइज दैट एन अनकंट्रोलेबल एक्सपेंशनिस्ट इजराइल blowing international law to smithereens is not in India's national or regional interest। कह रहा है लेकिन अब इंडिया को रियलाइज करना होगा कि एक बिना कंट्रोल का, कंट्रोल से बाहर और विस्तारवादी या एक्सपांशनिस्ट जो इजराइल नाम का देश है ना, और जो ब्लो कर रहा है, उड़ा रहा है पूरे इंटरनेशनल लॉ को छोटे छोटे टुकड़ों में। स्मिथरीन्स याद है ना आपको, जैसे घड़ा या कोई मटका टूट जाता है, तो ये पूरे इंटरनेशनल लॉ को मटके की तरह तोड़ रहा है। कह रहा है ये इजराइल जो है ना, ये नहीं है ना हमारे नेशनल ना हमारे रीजनल इंटरेस्ट में, ऐसे इजराइल से हमारा ही नुकसान होता है। तो इट आया इंडिया के लिए, इंडिया को रियलाइज करना होगा, इंडिया की वर्ब है शुड रियलाइज, इजराइल की वर्ब है। कह रहा है न्यू दिल्ली शुड स्पीक अप अगेंस्ट द जेनोसाइड एंड यूज इट्स लेवरेज टू हेल्प ब्रिंग द वॉर टू एन एंड। नई दिल्ली को आवाज उठानी चाहिए इस जेनोसाइड के खिलाफ, इस पोग्राम या नरसंहार के खिलाफ, और इस्तेमाल करना चाहिए अपने लेवरेज को, रुतबे को, जो है प्रभाव को, ताकि वो हेल्प कर सके वॉर को खत्म करने में
ब्रिंग द वॉर टू एन एंड। नई दिल्ली की वर्ब है शुड स्पीक, दूसरी वर्ब है शुड यूज। लेवरेज का मतलब होता है रुतबा। बहुत इजी था ना आज का आर्टिकल, तो कोशिश की हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को कवर कर सकें। अब अपना क्विज है। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस को इंप्रूव करने का। ये जो अंडरलाइंड पार्ट है, मैं चाहता हूं इसको देख करके आप चारों में से सही ऑप्शन को चूज करें। इसमें आपको कुछ एरर्स मिलेंगी, जो ऑप्शन सही लगे वो आपका आंसर बन जाएगा। एक बार ट्राई दो खुद से। द साइट ऑफ मॉल्टन लावा टेरिफाइड द विलेजर्स एंड वन ऑफ द माइनर वॉज अक्यूज फॉर नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन द डिजास्टर। जो साइट या नजारा था पिघले हुए लावा का, उसने डरा दिया पूरे गांव वालों को, और जो माइनर थे उनमें से एक वो अक्यूज किया गया इस नेग्लिजेंस के लिए या बेपरवाही के लिए जिससे डिजास्टर हुआ। तो उसने कुछ ऐसा किया होगा जिससे लावा जो है गांव में आ गया। देखो लावा है पिघला हुआ, पिघले हुए के लिए मेल्टेड वर्ड यूज नहीं होगा, मोल्टन यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव नहीं बनता, मेल्ट वर्ब में नहीं बनता, तो यहां तो मोल्टन ही आएगा। ठीक है, मोल्टन ही आएगा। तो आंसर या तो ए है या डी है। और वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन चाहिए होता है, तो वन ऑफ के बाद में माइनर्स लिखोगे, माइनर से काम नहीं चलेगा, तो वन ऑफ द माइनर्स ये आ रहा है, आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, अक्यूज के बाद में ऑफ आता है, फॉर नहीं आता, अक्यूज ऑफ भी यहां पे लगा हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा? डी। चलो, ऑथर का जो रिमार्क है कि इजराइल जो है शोआ के सर्वाइवर से बना था, इस रिमार्क को क्यों लिखा गया? ये बात आर्टिकल में क्यों लिखी गई? सिंपल सी बात है ना, अगर आप खुद सर्वाइवर हो, बच के जान बचा के आपने अपनी जो है कम्युनिटी को बचाए रखा, तो आप दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ कभी नरसंहार क्यों करोगे? तो ये बताने के लिए ऑथर ने रिमार्क लिखा था, ये सजेस्ट करने के लिए कि इजराइल को एम्फेथेटिक होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए अपने ऐतिहासिक एक्सपीरियंस को, जो परसिक्यूशन का इसने फेस किया है। जैसा आपके साथ हुआ था आप दूसरों के साथ कर रहे हो, तो फिर आपके साथ ना हो जाए, है ना? तो ये इसका रिमार्क का रीजन था लिखने का। कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कंसिस्टेंट रिजल्ट क्या है इजराइल के क्रिटिसिज्म का, इजराइल के एक्शंस पे। इजराइल की आलोचना करो तो इजराइल क्या रिजल्ट देता है उसके सामने? इजराइल परवाह नहीं करता है। इजराइल क्या करता है, जब आप उसके एक्शंस की क्रिटिसिज्म करोगे तो वो और ज्यादा मिलिट्री अटैक करेगा गाजा पे, और ज्यादा हमले करेगा। तो बी आंसर है, इजराइल हैज लॉन्च फर्दर एस्केलेशंस एंड ऑफेंसिव्स। चलो, बड़ा इजी सा क्विज था, 2 क्वेश्चन है वोकैब के। स्मिथरीन्स क्या होता है भाई, और लैंड क्रेडेंस टू समथिंग, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है? लास्ट में मैं आपको 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स दे रहा हूं और 3 ब्लैंक्स दे रहा हूं। इन वर्ड्स को इन 3 ब्लैंक्स में फिल करना है आपको मीनिंग के हिसाब से। इनवेरिएबल यानी निश्चित तौर पे, रोग मतलब बदमाश, पोग्रोम का मतलब होता है, पोग्रोम का मतलब क्या होता है भाई? छोटे कर दूं इनके फर्स्ट लेटर। पोग्रोम नरसंहार हो गया, स्प्लिंटर यानी टुकड़ा, एशलोन यानी ऊपर के लेवल का आदमी, कोई लेवल, ऑर्केस्ट्रेट यानी मास्टरमाइंड करना, लेवरेज का मतलब है रुतबा। तो ये सारे वर्ड्स लगाओ और इन तीनों में सही से फिट बिठाओ। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं 4 से लेके 8 तक, 5 क्वेश्चंस के। मेरे आंसर से अपने चेक करना आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताया करो। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखने वाले बच्चे PD, ठीक है, PD लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में, इससे मुझे पता लग जाता है सर आप लोगों ने क्लास को पूरा देखा है। ठीक है, PD। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।